हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आपकी लाली मैडम स्वागत करती है और साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताना चाहती हैं कि बेटा मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए ही एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा एकदम फ्री, जहां पर 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के वीडियोस रहेंगे और उसमें आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस चैनल पर बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो मिलता है शायद असंभव हो कहीं और। ठीक है, तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका क्लास 10th कोर्स ए की पूरक पाठ्य पुस्तिका। पूरक पाठ्य पुस्तिका समझते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री रीडर होती है, वैसे ही हमारी कोर्स में पूरक पाठ्य पुस्तिका है जिसका नाम है कृतिका। कृतिका का पहला चैप्टर हम कर चुके हैं। आशा है कि आपने देखा होगा, सुना होगा। क्या बताएंगे, क्या नाम था? माता का अंचल। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम उसी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2, क्या नाम है? जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक, लेकिन नाक तो यहां दिखाई नहीं दे रही है, पूरी नाक कटी हुई है शूर्पणखा की तरह। पता है ना रामायण में लक्ष्मण ने किस तरह से शूर्पणखा की नाक काटी थी? तो कुछ तो हुआ होगा, उसी को तो जानेंगे हम। कमलेश्वर जी ने बहुत अच्छे से इस पाठ की रचना की है और इसमें काल्पनिकता कम है। ठीक है, ये सच्चाई है और जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, वो वास्तविक है। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च करेंगे बाद में कि जॉर्ज पंचम कौन था, कि क्यों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने या क्रांतिकारियों ने उसकी नाक काट दी थी। अब आप ये भी बताइए कि नाक किसका प्रतीक होती है? यस, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। वेरी नाइस। यस, तो सबसे पहले हम पाठ के सार को सुनने या समझने से पहले लेखक की जानकारी जान लें, है ना, उनके बारे में, जीवन के बारे में जान लें। लेखक कमलेश्वर। यस, ये है कमलेश्वर जी, आप देख सकते हैं। तो आइए हम उनके जीवन परिचय को जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। नई कहानी के प्रणेता कमलेश्वर का जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 6 जनवरी सन 1932। हिंदी की गिनती आने लगी ना, उस दिन मैंने बताई थी आपको। 1 पे रात, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे वन, 6 पे सठ, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे। ट्रिक याद कर लीजिएगा, जब कभी आप भूल जाएं तो तुरंत ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास करने के बाद कुछ समय तक शिक्षण कार्य किया। तत्पश्चात फिल्मी कहानियों एवं टीवी सीरियल्स भी लिखते रहे। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स भी लिखे। ठीक है, दूरदर्शन महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर भी कार्य किया। लंबे समय तक मुंबई में प्रवास किया, बाद में दिल्ली आकर बस गए। सारिका नामक कहानी पत्रिका एवं नई कहानियां जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन भी किए, संपादक भी रहे। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर आप देख सकते हैं जॉर्ज पंचम की स्टैच्यू, मूर्ति या लाट। लाट भी कहते हैं, मूर्ति भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्टैच्यू भी कहते हैं। ठीक है, यह है जॉर्ज पंचम की मूर्ति, जो कहां थी? दिल्ली में इंडिया गेट के पास। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जॉर्ज पंचम बड़े बिल्कुल इस मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नाक माक सब कुछ दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से। अब दूसरी ही उसमें देखिए मूर्ति की हालत कैसी हो चुकी है। हाँ, कौवा भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ अब तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक ही नहीं है। कहाँ गई नाक? क्यों काट दी गई नाक? क्या हुआ होगा? बहुत सही, कि नाक होती है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक, प्रतिष्ठा का परिचायक। अवश्य, बिल्कुल, भारतीयों ने जॉर्ज पंचम की नीतियों का विरोध किया होगा। जॉर्ज पंचम समझते हैं ना, जॉर्ज पंचम 5वां था ये जॉर्ज, उससे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आए होंगे, फिर ये 5वां था।
ठीक है, तो इसकी नीतियों का विरोध किया होगा भारतीयों द्वारा और इसलिए उन्होंने इसकी मूर्ति से ही नाक काट दी। शूर्पणखा की जिस तरह से लक्ष्मण ने नाक काटी थी जब उन्होंने सीता माँ का अपमान किया था। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि क्या कारण रहा होगा या क्यों कमलेश्वर जी को इस मूर्ति और कटी हुई नाक पर पाठ लिखने की आवश्यकता आन पड़ी, या क्या जरूरत थी कि हमारे सिलेबस में ये पाठ आता? जरूरत थी बेटा, आवश्यकता है कि किस तरह से हमारा भारत देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून की बलि देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारी मातृभूमि को आजाद करवाया। अब देखिए, कब हुआ था हमारा देश आजाद? सन 1947 में। यस, 15 अगस्त सन 1947 में देश आजाद हुआ था और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है और जिनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस में। यस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आजादी के मिलने के बाद भी जो लोगों की मानसिकता थी वो उसी तरह थी जैसे कि गुलामी के समय, अर्थात आजाद होने के बाद भी वे मानसिक रूप से गुलाम ही थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जन्म गुलाम भारत में हुआ। उनको दोष भी नहीं देंगे हम, समझना होगा उनकी मानसिक स्थिति को, लेकिन मानसिक स्थिति को हम समझ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि जो हो रहा है चलो होने दो, अत्याचार सहते रहें, ये भी तो सही नहीं है। अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने आप के वजूद का निर्माण करने के लिए, अपने आप के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए हमें सिर उठाना होता है ना। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। सुना है ना आपने ये पंक्तियां? तो यहां पर हमारे भारत के जो वीर सपूत थे उन्होंने यही तो परिचय दिया अपना, कि वे अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, घुटने नहीं टेके, भले ही कितने ही कोड़े सहे, कितनी ही प्रताड़नाएं सही, लेकिन उनको खदेड़ कर ही उन्होंने दम लिया। उसी का यहां पर जीता जागता आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे पर आने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगीं। रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जी की चिंता की खबर भी पढ़ी गई। अब क्या थी दर्जी की चिंता? कि मैं जो सूट सिलूंगा या जो भी पोशाक सिलूंगा, कहीं महारानी को पसंद नहीं आई तो? उसको जान का भी भय था, क्योंकि उनको जो पसंद नहीं आता था ना उसको बस उड़ा देते थे। तो बड़ा चिंतित था कि क्या पता कैसी ड्रेस या कैसी वेशभूषा होगी, क्या महारानी को पसंद आएगी, नहीं आई तो मेरा क्या होगा, डर था बेचारे को। ठीक है, ये भी सब कुछ समाचार पत्रों में छपा। कहाँ? भारत के समाचार पत्रों में। और जो भी कुछ विदेशों में होता था उसकी बासी तिवासी खबर भारत के समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छाप दी जाती थी। भारत में क्या हो रहा है इसकी कोई सूचना नहीं मिलती थी। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसलिए सड़कें सुधरने लगीं, इमारतें सजने लगीं, नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर होने लगीं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। ओह माय गॉड, रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना रहे, अब क्या होगा? देखिए, एक विदेशी के आगमन पर, एक विदेशी की नाक के ना होने से भारत की नाक नहीं बच सकती। इसलिए देश के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों ने सभा की ओर मूर्ति पर नाक लगाने का निश्चय किया, है ना। एक गरीब मूर्तिकार ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत करके अवसर का लाभ भी उठाना चाहा। अब उन्होंने सुना कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है। महारानी एलिजाबेथ भाई बड़ा नाम था,
द्वितीय थी, अपने पति के साथ वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली थी। ये खबर मिल गई थी भारतीयों को, ठीक है। तो जो उस समय हुक्काम थे, जो सरकारी तंत्र था, जब उन्होंने सुना कि महारानी आने वाली हैं तो जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, नाजमीनों की तरह गहने पहनाए गए, अर्थात बिल्डिंगें, इमारतों पर जो लाइट्स रहती हैं वो लगाई, सड़कों के किनारे के जो पेड़ रहते हैं उनको काट छाट कर आकर्षक बनाया गया, जो पूल्स रहते हैं, जो नहीं स्प्रिंकल्स लगे रहते हैं, उनको अच्छे से नए पुराना पानी हटाकर नया पानी डलवाया गया। इतना सुंदर, इतना अधिक खर्च किया क्योंकि रानी आ रही हैं। अब देखा कि जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पर तो नाक ही नहीं थी। ओह, सरकारी तंत्र चिंता में आ गया कि महारानी आएंगी और जो विदेशी है, मूर्ति थी ना, बड़ी सी लाट थी, उस पर नाक नहीं होगी तो क्या करें। सब चिंता में डूब गए। सभा बुलाई गई। सभा में यह निश्चय किया गया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो मूर्ति पर नाक तो लगनी चाहिए। अच्छा, क्या किया जाए? तो जो भी बहुत से लोगों से पहले जानकारियां ली गई कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर एक मूर्तिकार को बुलाया गया जो प्रसिद्ध था शायद उस समय। मूर्तिकार था लाचार, गरीब। जब उसने देखा कि वहां जो सभा में उपस्थित सभासद थे, सभासद मीन्स सभा के सदस्य, ठीक है, तो वहां के जो जितने भी सभासद थे उनके चेहरे लटके हुए थे, मुरझाए हुए थे। वो इस सोच में थे कि रानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की लाट पर अच्छी सी नाक लग जानी चाहिए। मूर्तिकार आया। मूर्तिकार ने देखा सबके चेहरे लटके हुए हैं, गरीब था ही, लाचार था ही पैसे से, तो उसने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। कैसा लाभ उठाना चाहा? अब एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं बेटा, कि कोई भी किसी के सामने किसी की निंदा तभी कर सकता है जब वो ये समझ जाए कि हाँ, ये व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा सुन सकता है। जब वो उनकी मानसिक स्थिति को जान गया कि ये तो पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है और कुछ भी हो जाएगा ये नाक तो लगवा कर ही रहेंगे, तो इस समय पैसा ऐंठने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मूर्तिकार समझ गया। उसने कहा, हाँ जी बिल्कुल, मूर्ति पर नाक लगा दी जाएगी। सबके चेहरे चमक गए। अच्छा, लग जाएगी? कब लगेगी, कैसे लगेगी? कईयों की मतलब आंखें बोल रही थी कि उनकी आंखों में चमक आ गई कि मूर्तिकार के आने से उनके जैसे चेहरे खिल गए हों। अब मूर्तिकार क्या कहता है? उसने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढवाया। पहले उसने ये खोज करवाई कि पहले आप देखिए फाइल्स में कि जो जॉर्ज पंचम की लाट है या मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी थी। सारी फाइलों के पेट चीरे गए। लिखा है पाठ में कि उनके पेट चीरे गए, मतलब बहुत सारी खोजबीन की गई, परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। फिर सभा की गई। उसमें उसने देश के पहाड़ों और खानों के पत्थरों से मूर्ति के पत्थर को मिलाकर देखने का निश्चय किया। अब उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं और उपाय सुझाता हूं। क्योंकि पैसे से लाचार था, उसे पता था कि यहां से पैसे ऐंठे जा सकते हैं, तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा भारत के पहाड़ों पर, मैं खोज के लाऊंगा इसी तरह का पत्थर जिससे जॉर्ज पंचम की लाट बनी है। फिर चेहरे चमक गए। अच्छा अच्छा, कितना अच्छा मूर्तिकार है। अब जब कहीं जाएगा, वो भ्रमण पर जाएगा या यहाँ वहाँ जाएगा, तो हाँ पैसे तो लगेंगे। उसको मुंह मांगे पैसे या रकम दे दी गई। ठीक है, अब क्या हुआ? नेताओं और अधिकारियों को हिम्मत मिली। उनको हिम्मत मिल गई कि चलो मूर्ति पर नाक लग जाएगी, परंतु मूर्तिकार को अपने पूरे प्रयास के बाद वैसा पत्थर भी नहीं मिला। वो गया, जगह जगह गया, भारत के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिमालय, सारे पर्वतों को खोज लिया, लेकिन फिर मुंह लटका कर आ गया और कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, उस तरह का पत्थर तो नहीं मिला जिस तरह की ये लाट बनी है। अब फिर चेहरे मुरझा गए। अब क्या करें? फिर देखिए क्या आइडिया आता है उसको। इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाते हुए सुझाव दिया। कहा कि मैं आपसे एक बात बोलूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या मैं कह सकता हूं? सभी बोले हाँ 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 बिल्कुल कहिए। खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए गए। अब वो क्या कहता है देखिए, कि अखबारों को दूर रखा जाए। मैं जो भी कह रहा हूं वो अखबार में नहीं आनी चाहिए खबर,
बोले हाँ हाँ नहीं आएगी, बिल्कुल यहीं तक रहेगी। देश के महापुरुषों की मूर्तियों के नाकों के नाप लिए जाएं और ठीक आने पर उतार कर वे लगा दी जाए। उसने कहा जो भी देश के कौन थे, नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी स्टैच्यू लगे थे, मूर्तियां थीं, तो उसने कहा कि क्या मैं जॉर्ज पंचम की साइज़ की नाक जो नाप होगा, यदि स्वतंत्र सेनानियों या नेता की जो मूर्तियां लगी हैं उस तरह का नाप लेकर क्या मैं उसकी नाक ला सकता हूँ उनमें से किसी की? पहले तो सब चुप हो गए। फिर क्या हुआ बताओ? क्या उसको डांट पड़ी होगी? जो हुक्काम थे या जो सरकारी तंत्र के लोग थे, मूर्तिकार को उन्होंने डांट दिया होगा? क्या मूर्तिकार को चुप करा दिया होगा? क्या किया होगा उसने? यस, सही समझे हैं बेटा आप। क्या किया कि घबराहट के बाद भी सदस्यों सहित सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति दे दी। कह दिया हाँ हाँ आप जाइए और ढूंढिए, यदि जॉर्ज पंचम की नाक की नाप का साइज जो मिल जाए तो आप बिल्कुल ले आइए। ऐसा हुआ। परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ जब वो गया, वहां ढूंढता गया तो नहीं मिली। और क्या कहा उसने आकर? क्षमा चाहता हूं, सारी जो मूर्तियां थी मैंने नाप लिया और सबकी नाकें बड़ी निकली। अब बताइए आप बेटा, यहां पर कितनी अच्छी बात लिखी है लेखक ने। हमें लग रहा है कि सिर्फ जो लिखा है वही है, लेकिन इसके पीछे एक और क्या है, बहुत अच्छी बात क्या है। उसने कहा कि सभी जो नेता हैं, सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी मूर्तियां थी, उनकी नाकों के नाप, सभी की नाकों के नाप जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाली नाक से बड़े निकले। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आपको भी पता है कि नाक मान, सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा का परिचायक होती है। जब सभी नेताओं की, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की नाक का साइज बड़ा निकलना, अर्थात उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं बड़ा था। अब फिर आ गया। अब क्या कहता है कि एक और बात बोलूं? सब कहते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो। एक और काम करते हैं। बोले क्या? बोले कि सन 42 में कुछ बिहार के उधर जो आंदोलन हुआ था उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हुए थे ना, कुछ बच्चों की मूर्तियां हैं वहां पर। हाँ, वो तो छोटे थे, उनकी नाक का नाप जरूर जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट हो जाएगा। फिर चेहरे पर चमक आ गई लोगों के, जो वहाँ के थे, हुक्काम थे या जो सरकारी तंत्र था। बोले बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, जिसकी नाक का नाप आ जाए उसकी नाक को लेकर जॉर्ज पंचम पर लगा दो, बस हम तो ये चाहते हैं। अब उसने यही कहा था ना कि सन 42 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी जॉर्ज की नाक से बड़ी निकली। अब वो आ गया सिर लटकाकर और फिर बोलता है सबकी नाकों का नाप जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा है। अब फिर कि हर एक भारतीय बच्चा ही क्यों ना हो, उनका सम्मान उस विदेशी शासक से तो कहीं बढ़कर है। यहां पर कमलेश्वर जी ये बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा, रानी के आगमन का समय करीब आने वाला था। फिर की गई बैठक में अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए जो बात कही वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या कहा उसने? उसने कहा कि क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, यदि इजाजत हो तो? कृपया खिड़की, दरवाजे और समाचार पत्रों से दूर रखिए, इसको मत छपवाइएगा। बोले हाँ बिल्कुल, कहिए कहिए। उसको इजाज़त दे दी गई। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था बेटा कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने किसी भी थर्ड पर्सन की बुराई, निंदा या उपेक्षा तभी कर सकता है जब वो हमें भांप लेता है, जब वो हमें जान लेता है कि हाँ इस व्यक्ति के सामने हम निंदा करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ये तो सुन लेगा। मजाल है किसी से निंदा कर ले यदि वो जानता है कि ये किसी की निंदा नहीं सुनेगा। तो हमें वैसा ही बनना है कि यदि कोई हमसे किसी की निंदा करने वाला हो, पहले ही सुना दीजिए कि देखिए मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप किसी की बात या बुराई या निंदा मुझसे करने वाले हैं तो इट्स बेटर, अच्छा होगा कि आप उसी व्यक्ति से कहिए। मजाल है कि वो आपको फिर से कोई बात आकर बताएगा, दूर रहेगा वो आपसे। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहिए जो इधर उधर की चुगली चपाटी करते रहते हैं। एक तो समय की बर्बादी जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है और सिर्फ 24
घंटे होते हैं। यदि इन्हीं 24 घंटों में से हमने कुछ यहां वहां की बातों में व्यर्थ कर दिया तो हम काम का काम कब कर पाएंगे, है ना। तो ये बात हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा कि अपने समय का सदुपयोग करना है, अच्छी अच्छी बातों को सुनना है, अच्छे अच्छे विचारों को मस्तिष्क में रखना है, ताकि अच्छी अच्छी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके और हम अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर सकें। क्या कहा उसने, देखिए उसने कहा कि नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ की आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता सुझा दिया। अब हम ये नहीं कहेंगे कैसे उसकी हिम्मत हुई, उसकी हिम्मत हुई ना क्योंकि वो देख रहा था कि सामने वाले कैसे हैं, सामने वाले तो उस पर निर्भर है। वो जैसा कहता जा रहा था वो करते जा रहे थे, किसी ने उसका विरोध ही नहीं किया। अब उसने कहा कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। क्या आप बताइए, क्या उसको इसकी परमिशन मिल गई होगी? ये तो हद वाली बात थी ना। मूर्तियों तक चल रहा था, लेकिन अब उसने कहा कि इतनी सारी जनता, 40 करोड़ आबादी है, किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा देते हैं ना मूर्ति पर। जैसे ही उसने ये बात कही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा एकदम। क्या हुआ होगा? क्या उसको परमिशन मिल गई होगी या उसको डांट फटकार करके बाहर भगा दिया होगा? सोचिए, आइए देखते हैं। अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देखकर मूर्तिकार ने खुद आगे बढ़कर जब काम की जिम्मेदारी ले ली तो उसे फिर इस कार्य की अनुमति मिल गई। बेटा, उसको अनुमति मिल गई कि हाँ, तुम किसी भी जिसकी नाक फिट होगी उस जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर मूर्ति पर लगा दो। ओ माय गॉड, रोम रोम खड़ा हो जाता है ऐसी बात सुनकर कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी हद, इतनी अधिक मानसिक रूप से गुलामी कि किसी की भी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर लगाने की बात उसने रख दी और उसको परमिशन भी मिल गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई, सफाई की गई, रंग रोगन किया गया, है ना। अखबार वालों को खबर दी गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की समस्या का हल निकल आया है। और कैसा हल निकल आया है कि नाक लगने वाली है। अपनी ही योजना पर परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों से जीवित नाक लाने और लगाने में मदद मांगी। सोचिए तो, जब इतना कुछ हो गया तो क्या हुआ, कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास बने तालाब की सफाई करके ताजा पानी भरा और अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक फिट कर दी। समझ में आया कि जिंदा व्यक्ति की नाक उस मूर्ति पर फिट कर दी गई। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी, किसी को पता तो था नहीं। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे कि समय से पहले ही देश की नाक बच गई। क्या लगा उनको कि देश की नाक बच गई? हाँ, इस तरह का मतलब आत्मसम्मान खोने वाला काम, अपने वजूद का नाश करने वाला कार्य करके उनको लगा कि उनका सम्मान बच गया। उस पर रखने का इंतजाम हो गया है, देश की नाक बचाकर। ठीक है, अखबार वालों ने तो उस दिन किसी के अभिनंदन, स्वागत समारोह या उद्घाटन की ना तो खबर छापी और ना ही फोटो। केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम को लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया। देखिए, यहाँ पर फिर एक बात आती है जो कि कमलेश रनित जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है कि क्या छापा अखबार वालों ने बेटा? जॉर्ज पंचम को लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया। अर्थात उन्होंने ये देखा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक तो लग गई है, लेकिन भारत नाक रहित हो गया। मतलब अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान सब खोकर उस मूर्ति पर नाक लगा दी, वो भी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर। हद होती है। कैसे थे उस समय, क्या हुआ, कहाँ गई थी उनकी बुद्धि, सब कुछ जानकर ये जो पाठ कमलेश्वर जी ने लिखा है ना, ये हम सबके हृदय को कचोट देता है कि हाउ कैन इट पॉसिबल। हाँ, कैसे कोई इस तरह का कार्य कर सकता है, लेकिन किया। और अखबारों में बड़े अच्छे से छाप दिया गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगा दी गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। चालाकी तो देखिए,
क्या लिखा उन्होंने कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगा दी गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। मतलब सबको बनाया मूर्ख कि ऐसा लग रहा है जैसे असली नाग हो, जबकि वो तो थी असली नाग। और एक साथ वहां पर क्या छपा, साथ ही साथ अखबारों में ना तो उस दिन किसी के अभिनंदन, ना तो किसी के स्वागत समारोह का या उद्घाटन की खबर छपी, ना ही फोटो। जबकि आप सोचिए कि महारानी ने कौन से कलर का सूट पहना, उसके बावर्ची ने क्या किया, उसके दर्जी की परेशानी क्या थी, ये समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर आती थी। लेकिन कोई खबर उस दिन नहीं छपी। क्यों बताइए? क्या ऐसा हो सकता है कि महारानी आए और अखबार चुप रहे? क्या ऐसा हो सकता था कि भारत में आई रानी एलिजाबेथ, जिसके लिए ये सब रचा गया, उसके आने पर समाचार पत्र सन्नाटा छाया रहता समाचार पत्रों में? नहीं। क्या अर्थ निकला समझे आप? कि महारानी आई ही नहीं और यहां पर गुलामी की हद पार हो गई मानसिक रूप से। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी कौन सी मानसिकता को दर्शाती है? बताइए। चिंता, बदहवासी, क्या करेंगे, रानी आएगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं देखेंगी तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। तो अब उन्होंने यही कहा है कि ऐसा क्यों कहा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। ठीक है, सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। समझ में आया? यहां पर समझ में आ रहा है बेटा कि जो भी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसने ना जाने भारत पर, भारतीयों पर कितने ही कहर ढाए थे। और उसकी नाक लगाने को लेकर सरकारी तंत्र इस कदर डूब गया कि उसकी नाक लगाने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की लाटों अर्थात मूर्तियों की नाक टटोली, साथ ही साथ छोटे छोटे शहीद बच्चों की नाकों के नाप भी लिए। और हद पार तो तब हुई जब भारत के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर पंचम, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। ये तक हुआ। तो इस तरह से उनकी मूर्खता, अयोग्यता, अदूरदर्शिता और चाटुकारिता को दर्शाता है कि हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हम मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। ये दर्शाता है उनकी चापलूसी को, उनकी अयोग्यता। मतलब जो योग्य नहीं होते ना, वही दूसरों के कदमों में गिड़गिड़ाते हैं, वही दूसरों की हाँ जी करते रहते हैं। जिनके पास योग्यता रहती है, जो दूरदर्शी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी किसी की बातों को आंख बंद करके नहीं मानते हैं। पहले उसकी खोजबीन करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, तब कहीं अपने नाम की मोहर वहां पर लगाते हैं। जबकि यहां पर उन्होंने क्या किया, वो भली भांति आपको पता है। दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? दर्जी को क्या परेशानी थी? क्योंकि उसके दर्जी की परेशानी तो भारतीय समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर आ जाती थी, मुख्य समाचार बनकर आ जाते थे कि उसकी दर्जी को ये परेशानी है, दर्जी ने यदि मनपसंद पोशाक नहीं बनाई तो रानी उसको मार देंगी। ये सब कुछ भारतीय समाचार पत्रों में छपता था। भारत की क्या स्थिति है, भारत में क्या है क्या नहीं है, उसकी खबरें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, अब देखते हैं उसकी परेशानी क्या थी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा के समय रानी क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी। यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था।
रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उसने कोई चूक की या उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। इसलिए वो बहुत चिंतित था और डरा हुआ था, क्योंकि वो देखता था कि रानी के मनपसंद काम ना होने पर क्या परिणाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा या काया पलट होने लग गया। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? क्या क्या प्रयत्न किए थे बताइए? नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया था, सड़क के किनारे के पेड़ों को काट छाट करके आकर्षक बनाया गया था। और क्या किया था? और देखते हैं। दिल्ली की काया पलट के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। और हाँ, यहां पर होगा शब्द लिखेंगे बेटा, था या है नहीं, क्योंकि एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें क्या क्या हुआ होगा। है या था तो मतलब वही था, है ना। एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा शायद हुआ होगा। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं ना उत्पन्न हो, इसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। साथ ही साथ आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए होंगे। सब कुछ किया गया होगा जो उन्होंने भारत के लिए कभी नहीं किया होगा। लेकिन महारानी की खबर सुनते ही कि महारानी आ रही है दौरे पर, तो ये सब कुछ हुआ। कितना पैसा बर्बाद हुआ ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं, आप समझदार बच्चे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर सा चल पड़ा है। पत्रकारिता मीन समझते हैं ना, हाँ, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स जो भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं बताइए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधित आदतों आदि का वर्णन का दौर सा चल पड़ा है। मतलब जो भी चर्चित हस्ती रहती है, चाहे फिल्मी जगत की हो, चाहे राजनीति जगत की हो, उनसे संबंधित उनके फोटोज आ जाते हैं और क्या उनको खाना पसंद है, कैसे वे रहते हैं, कौन सी वेशभूषा रहते हैं, ये अच्छे बड़े बड़े से चित्र उनके नजर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, और क्या होता है, देखिए दौर चल पड़ा है वह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक भी है। कैसे है देखिए, यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि पत्रकारिता या समाचार पत्रों में सिर्फ इसी तरह के दिखावटी संबंधी समाचार या चित्र आते रहेंगे तो आधुनिक पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अक्सर क्या करते हैं, देखिए एक और प्रश्न इसी से संबंधित है, उस पर भी चलते हैं हम और आगे देखिए। किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, ना ही इससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना है, समाज को सिर्फ हानि ही पहुंचाती हैं इस तरह की पत्रकारिताएं। यह व्यक्ति विशेष की निजी जीवन में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के विपरीत है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन को क्यों जानना चाहते हैं, क्यों हम उनकी कॉपी करना चाहते हैं, क्यों हमें तो बस यदि कोई हीरो, यदि कोई अभिनेता इस तरह की वेशभूषा में आ गया तो आजकल के युवा उसी की तरह होने का अपने आप को प्रयास करते हैं कि हम भी ऐसे ही करेंगे। देखिए एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? पहले तो वो पत्रकारिता अनावश्यक है, ये भी बताया। साथ ही साथ अब जो पत्रकारिताएं हैं, जो सब कुछ छपता है, आधुनिक जो पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। कैसे? यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रमजाल बुन देती है जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाती है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, ना कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। ठीक है, होता क्या है कि इस प्रकार की यदि पत्रकारिता है
तो युवा पीढ़ी क्या करती है, क्या करती है, उसने ऐसी वेशभूषा पहनी है, मुझे भी ऐसे ही वेशभूषा पहना है। यदि कोई मॉडल है उसकी ऐसी हेयर कट है कि ऊपर से बाल ही बाल, यहां से कुछ नहीं, मुझे भी ऐसी हेयर कट करनी है। अरे भाई बेटा, हमें ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना है, अर्थात हमें अंधाधुंध किसी की होड़ बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। इस तरह के यदि हम होड़ करेंगे, हमें उसकी तरह दिखना है, उसकी तरह बनना है, उसकी तरह कपड़े पहनना है, क्यों? हम हैं, वो है। हम हमारी पहचान को क्यों खो दें? हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी कहां गई यदि हम दूसरे की तरह ही पहनना? ओके, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या उनका जो डील डॉल है वो उस हिसाब से ठीक लग रही होगी उन पर वो वेशभूषा। अब हम छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, क्या है, लेकिन हमें भी वही चाहिए। पहले देख तो लें, विचार पूर्वक समझ तो लें, अच्छे से विचार तो कर लें कि हम जो पहन रहे हैं क्या वो हम पर फबता है? क्या जो हम उनकी तरह रहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हमें भी मॉडलिंग में जाना है? क्या हमें भी इस तरह का दिखना है? नो, हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमारे लिए सही हो, हमें उस पर जाना चाहिए, ना कि वो जो हमें सही दिख रहा है या अच्छा लग रहा है वो उस पर अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो हम पर भी अच्छा लगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? आपने देखा ना कि मूर्तिकार कहां कहां गया, हिमालय पर्वत, यहाँ के पत्थर, वहां के पहाड़, वहां के पत्थर, हर जगह खोज कर आया और मुंह लटका कर आता है, नहीं मिली नाक। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम जाते हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी या नेताओं की लाट लगी हैं या मूर्ति लगी है उनकी नाक को देख लेते हैं। फिर गया, नहीं मिली, फिर मुंह लटका कर आ गया। फिर 1942 में बिहार में जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी नाक को भी टटोला, वो भी बड़ी निकली, उनका मान सम्मान भी बड़ा निकला। और अंत में क्या किया ये आपको पता है, सुनिए और देखिए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। फाइलों के पेट चीरे गए, फाइलों को ढूंढवाया, सरकारी कार्य किए गए। इसके लिए उसने देश भर में जा जाकर खोज की, पर असफल रहा। वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूम घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक पर, लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी नाकें आकार में बड़ी निकली। इसके पश्चात 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लिया, किंतु वे भी बड़ी निकली। बड़ी निकलने का अर्थ समझ रहे हैं ना बेटा, कि उनका मान सम्मान उस विदेशी शासक से कहीं बढ़कर था, ठीक है। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय किया और उसको परमिशन मिल गई, उसको अनुमति मिल गई। बात तो यह आती है कि उसको अनुमति मिल गई। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। आपको बताना है किस तरह से। देखिए, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित हैं। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मतलब अपना रौब झाड़ रहे हैं। और क्या मूर्खता भरी बातें यहां पर की गई थी वो भी लेखक ने साफ साफ लिखा है, ठीक है। और क्या कहा, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, ऐसा सरकारी तंत्र का मानना था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। साथ ही साथ किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। क्यों भाई? क्योंकि रानी एलिजाबेथ जो भारत आ रही थी, उनके स्वागत के लिए पैसा पानी की तरह बहा गया। कितने ही हजार या कितने ही रुपए तो उस मूर्तिकार ने भी ऐंठ लिए और उसको दिए गए, ठीक है। अब है 7वां प्रश्न, नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह से उभर कर आई है, बताइए। कब हमने ये जाना? ये तो आपको पता है कि हाँ, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। द्योतक मतलब परिचायक, प्रतीक, सिंबल, ओके।
आइए देखते हैं। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। ठीक है, यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। कैसे कैसे, आइए देखते हैं। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थीं। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। उनको लगता था ये लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। मतलब उनका मान सम्मान पैरों में रोंद रहा है, रोंदा जा रहा है खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, लेकिन किसकी नाक बचानी है? जॉर्ज पंचम की। ठीक है, यहां तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था, ऐसा इनका मानना था। अब ये कैसे किया, किस तरह की मानसिकता थी? इस मानसिकता को तो मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, आजकल जो मानसिकता मैं देखती हूँ बच्चों में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह मुझे दिखाई देती है। बच्चों से हमेशा कनेक्ट रहती हूँ मैं, है ना, कि आप बिल्कुल जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता, जब तक आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते, उस बात के पीछे रहते हैं। यूं ही किसी की कही सुनी बातों पर आप यकीन नहीं करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। तो आजकल की युवा पीढ़ी जागरूक तो है और जागरूक बनने रहिए, हमेशा सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए अपने आप की जो पहचान है, अस्मिता है, उसको भी बरकरार रखना है। ओके, अगला प्रश्न। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? क्या कहना चाहते थे लेखक? यस, यहां लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है। सहस्त्रों, समझ रहे हैं? सहस्त्रबाहु था जिसकी हजार हजार भुजाएं थी। याद कीजिए क्षितिज का पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें बार बार कौन कह रहे थे कि मैंने सहस्त्रबाहु का वध किया है? परशुराम जी। हजार मतलब 1000 गुना बड़ा है उन बच्चों का मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम से। ठीक है, जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आजादी दी है। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कई गुना ऊंची है, हजारों लाखों अनंत गुना, इन्फिनिटी टाइम एंड टाइम। उनका मान सम्मान, उनका इज्जत जॉर्ज पंचम से कई अधिक है। ठीक है, कई गुना बड़ा है। ओके, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? कितनी चालाकी से किया था ना। क्या कहा गया था? जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगा दी गई, जो कि कतई पत्थर की नहीं लगती। स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया था कि जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर ही लगा दी, लेकिन कितनी चालाकी से कहा था, है ना। अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। क्यों? क्योंकि इतना सब प्रबंध करने के बाद भी, पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी, उस मूर्तिकार की बातों में आने के बाद भी, अपनी मूर्खता का परिचय देने के बाद भी रानी उस दिन या उस समय, जिस समय भारत के दौरे पर आने वाली थी, रानी आई ही नहीं। समझ गए आप? अगला प्रश्न। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक का क्या कहना था? लेखक क्या कहना चाहते थे कि सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी? क्या क्या था? क्यों नहीं, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने कि दिल्ली में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी? बेटा बताइए। उनके मान सम्मान नहीं था, उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। यस, आइए देखते हैं।
इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहते थे कि रानी की स्वागत तथा उसकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गईं। क्या क्या किया गया था? साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं की गई थी। किंतु इन सब के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है या नहीं थी, इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान नहीं बचा था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। उनका मान सम्मान नहीं हुआ था, अर्थात जॉर्ज पंचम की नीतियों का विरोध किया होगा, तभी तो भारतीय क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता सेनानियों ने उसकी नाक को काट दिया। अपने रोष को, अपने विरोध को कैसे प्रकट करें भारतीय, तो उन्होंने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक थी उसको काट दिया। अब उसको बचाने के लिए यहां जो प्रयत्न किए गए वो तो बिल्कुल मतलब अपने आत्मसम्मान को धराशायी करने जैसा था, लेकिन फिर भी वो प्रयत्न करते रहे। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि इस कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का पता चलता है कि कितनी कमजोर, कितनी गलत, कितनी मानसिक रूप से गुलाम जो व्यवस्था थी वो कैसा परिचय दे गई यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं से खबरें पता तो चली जाती हैं, हालांकि ये कहा गया था कि किसी को ना बताया जाए, अखबार वालों को ये पता ना चले कि जिंदा नाक लग गई। लेकिन कहते ना, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं ना कहीं से जब भारतीयों को ये पता चला तो सरकारी तंत्र के विरोध में उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन समर्थन भी नहीं दिया। ये किसी को अच्छा नहीं लगा, और हो सकता है कि बहुत सारी बातें फिर बाद में सामने आई हों जो कि इस पाठ में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। विरोध किया हो सरकारी तंत्र का, हो सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये जो नाक लगाई गई थी जिंदा, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगी। कैसे कोई किसी भी व्यक्ति को पसंद आ सकता है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगाएं, वो भी उस विदेशी शासक की जिसने हमारी भारत भूमि पर गुलाम किया, उसको गुलाम किया, साथ ही साथ उस पर कई वर्षों पर राज किया, उसके लिए जिंदा नाक काट कर लगा दी गई। उफ, क्या कहें इसके बारे में। तो इसका विरोध प्रकट किया होगा। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। हो सकता है भारत के जो लोग थे, भारत के जो क्रांतिकारी थे, वो सरकार के विरुद्ध अपना धरना धर देते, है ना। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान मतलब हुक्काम सरकारी तंत्र आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, कैसा लगता उनको कि कैसी सरकार है। हुए तो हम अपने बलबूते पर आज़ाद हैं, खदेड़ दिया हमने अंग्रेजों को, नाको चने चब्बा दिए, उनको भारत से भगा दिया, लेकिन फिर भी उनकी जी हजूरी कर रहे हैं, फिर भी उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं। लानत है ऐसे सरकारी तंत्र पर। इसलिए इस खबर को चुपचाप रखा गया, और इसके बाद क्या हुआ होगा उसका हम शायद अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लेखक ने यहीं तक हमें बताया। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? बताइए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? क्या डर था? पहरेदार कहाँ नियुक्त किए जाते हैं जहां पर कुछ डर हो, है ना, कुछ भय हो। पता था, उनको पता था कि जॉर्ज पंचम की जो लाट मूर्ति स्टैच्यू लगी है उसका कुछ हो ना जाए, क्रांतिकारी उसका कुछ कर ना दे, इसलिए हथियारबंद पहरेदार लगे थे। अब आप बताइए क्या था? जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी इसलिए, या कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे, या फिर वे जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे, या फिर वे नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे? क्या कारण था? पहरेदार क्यों थे? क्योंकि क्या लग रहा है आपको, खा या का? उसकी नाक बहुत सुंदर थी। नो हाँ, ये देखते हैं। यस, कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे, और कुछ लोगों में कौन शामिल थे? क्रांतिकारी। यस, बहुत सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहां पहुंचाया? चिड़ियाघर में, अजायब घर में, नहर में, या यमुना को समर्पित कर दिया था?
अंग्रेजों की जो लाट थे, जो स्टैच्यू थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो जहां देखो वहीं अंग्रेजों की मूर्ति, अंग्रेजों के स्टैच्यू, उनके ये वो। बचा था एक जॉर्ज पंचम, जैसे तैसे इंडिया गेट के पास, उसकी भी नाक काट दी गई थी। तो अब बताइए उनको कहाँ पहुंचाया था? किसी चिड़ियाघर में? अजायब घर में समझते हैं बेटा? म्यूजियम, या फिर नहर में, या यमुना को समर्पित कर दिया था? क्या लग रहा है? म्यूजियम। यस, बहुत सही लगा आपको, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? धन का, महानता का, इज्जत का, या सुंदरता का? आप बड़े जल्दी जवाब दे दिया। क्या लगता है आपको? इज्जत का? ओके, चेक करते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये हुई ना बात। अगले प्रश्न की तरफ चलें। जॉर्ज पंचम कौन था? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लेखक, अंग्रेज व्यापारी, या अंग्रेज पत्रकार? पंचम था क्योंकि प्रथम भी हुआ होगा, द्वितीय भी हुआ होगा, तृतीय भी हुआ होगा, चतुर्थ भी था, और ये था जॉर्ज पंचम। तो कौन था ये? अंग्रेज अधिकारी, लेखक, या व्यापारी, या पत्रकार? अधिकारी? आई डोंट नो, आप बताइए, चेक कर लेते हैं। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहां की रानी भारत आने वाली थी? ओ माय गॉड, इतने जल्दी आंसर? ऑप्शन से पहले इंग्लैंड की महारानी। चेक कर लेते हैं बच्चे, बहुत सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलें। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन हैं? बताइए। धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, या फिर मुंशी प्रेमचंद? कौन थे? किसने लिखा था? याद है किसी को? ओके, सेकंड लग रहा है आपको, कमलेश्वर जी। बहुत सही लगा आपको, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? रानी के पहुंचने से पहले कुछ लोगों की फौज तैयार कर दी गई थी। कौन थे वो? सिपाहियों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की, या पत्रकारों की? किसकी फौज तैयार हुई थी? सिपाहियों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की, या पत्रकारों की? बताइए, सरकारी तंत्र में क्या चल रहा था भारत में जब रानी आने वाली थी तब? यस, फोटोग्राफरों की। क्यों भाई, इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखा था आपने कि किस तरह से भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार में क्या हो रहा है, रानी ने कैसा सूट पहना, कैसी वेशभूषा पहनी, बावर्ची ने क्या बनाया खाने के लिए, दर्जी की चिंता की क्या परेशानी, सब कुछ बासी तिबासी खबरें भारतीय समाचार पत्रों में छप जाती थी। और चूंकि अब तो रानी आने वाली थी, तो फिर किसको बुलाना था? फोटोग्राफरों को तो बुलाना ही था उनको, क्योंकि उनके फोटो छपते ना, पूरा अखबार ही फोटो से भर जाता, इसलिए उन्होंने फोटोग्राफरों की फौज तैयार की थी। अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया था? जिंदा नाक लगाने का, पत्थर की नाक लगाने का, कागज की नाक लगाने का, या फिर प्लास्टिक की नाक लगाने का? क्या कहा था उसने? और वो भी एकदम बंद कमरे में कहा था, किसी को पता नहीं चलने देना, और हम इस 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक लगा देंगे। कुछ ऐसा हुआ था? सही सोच रहे हैं आप। यस, हद हो गई भाई, क्या तो किया गया था, है ना? और उसकी बातों को मान भी लिया गया था। फाइलों के पेट चीरना, इसका क्या अभिप्राय है? फाइलों को फाड़ देना, फाइलों को काट देना, फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ते जाना, या फाइलों को बंद कर देना? बताइए। फाइलों के पेट चीरना मतलब फाइलों को फाड़कर फेंक दिया, या फिर उनको फाइलों को काट दिया, काट दो सारी फाइलों को काट कर फेंक दो, या फिर फाइलों को आदि से अंत तक मीन्स स्टार्टिंग टू एंड पढ़ा गया था, या फिर फाइलों को बंद किया गया था? क्या लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? मान लीजिए आपको इस मुहावरे का अर्थ नहीं पता या लोकोक्ति का अर्थ नहीं पता, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अच्छे से पढ़ा गया मीन्स आदि से अंत तक पढ़ा गया होगा। चेक करते हैं।
बहुत बढ़िया, ये हुई ना। ये अब लग रहा है बच्चे 10th में आ गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? नालायक बच्चों का, सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले बच्चों का? किसका जिक्र किया था? खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का? नो ओके, क्या लग रहा है आपको? शहीद बच्चों का, 1942 में जो बिहार सेक्रेटेरिएट पर शहीद हुए थे। यस, बहुत बढ़िया, मान गए बेटा। मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाऊंगी, बिल्कुल दिल से बजाऊंगी, क्योंकि इस तरह से यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई चैप्टर आपको कठिन नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये आपको जरूरत नहीं होगी कि आप परीक्षाओं के समय घंटों रात भर पढ़ रहे हैं। नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए और परीक्षाओं को आसानी से पास करते रहिए, है ना, उसका सामना करते रहिए। काया पलट होना, इसका क्या अर्थ है? शरीर बदल जाना, काया का समाप्त होना, नियम बदल देना, पूर्णतः परिवर्तित होना। काया पलट, काया मीन्स शरीर, पलट मीन्स एकदम परिवर्तित। अब बताइए, शरीर का बदल जाना, काया का समाप्त होना, या नियम बदल देना, या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना? क्या लग रहा है आपको? पूर्ण रूप से परिवर्तित। बहुत सही, बहुत सही। सोच समझकर विचार परख एकदम उत्तर देंगे तो सही जाएगा। और अभी तक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से उत्तर दे पा रहे हैं। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर कहां पहुंचा दिया गया? अजायब घरों में, विद्यालयों में, कैद खानों में, या कार्यालयों में? लाटों को, लाट के साथ साथ, ठीक है, मूर्तियों को कहां पहुंचाया गया बेटा? अजायब घर। अजायब घर मतलब समझते हैं ना, म्यूजियम। म्यूजियम को अजायब घर बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ओके। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है? कितने चिंतित थे और क्या कह रहे थे? यदि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक नहीं लगी तो हमारी नाक कहां रह जाएगी। और इसलिए उन्होंने मूर्तिकार की वो बात मान ली जिसको सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक तो ये कि पहले उन्होंने ये इजाजत दे दी कि हाँ, भारत में जो जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, नेता हैं, है ना, उनकी मूर्तियों की नाक आप ला सकते हैं। यहाँ पर भी हमें बड़ा अजीब सा लगा। साथ ही साथ जब उनकी नाक बड़ी निकली तो बिहार में जो बच्चे शहीद हुए थे 1942 में, उनकी अनुमति दे दी कि उन बच्चों की नाक को दिखाइए, उनका नाप ले लीजिए। जब मूर्तिकार उनकी नाक का नाप लेने पहुंचा, उनकी नाकें भी बड़ी निकली। मतलब हर भारतीय का सम्मान, हर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या जो बच्चे थे, उनका सम्मान अंग्रेजों से कहीं ऊंचा था, कहीं बढ़कर था। अब क्या हुआ? जब मूर्तियों की या बच्चों की नाकों का नाप जॉर्ज पंचम की लाट या मूर्ति की नाक से बड़ा निकला तो मूर्तिकार ने सहमते सहमते डरते हुए कहा कि क्या 40 करोड़ जनता में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा सकते हैं? बहुत डरते डरते, कांपते कांपते कहा उसने, और उसको परमिशन मिल गई बेटा, उसको अनुमति मिल गई, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि इस तरह की जो बात हुई वो उनकी कौन सी मानसिकता को दर्शाती है? आत्मसम्मान की, गुलामी की, कायरता की या गर्व की? कौन सी? क्या लग रहा है? गुलामी, गुलामी लग रहा है, कायरता? चेक करें। गुलामी की, यस, गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाक कट जाना, इसका अर्थ? अच्छा, एक सुनो, मैं एक बात बताती हूँ। जब हम छोटे छोटे थे तो एक गीत लिखा था, नाक कटने से याद आया, सुनेंगे? आपने ये तो सुना होगा ना कि रामायण में जो रावण की बहन थी उसकी लक्ष्मण जी द्वारा नाक काट दी गई थी।
पता था ना, नाक काट कर उसका अपमान किया था और उसी का फिर बदला लेने के लिए रावण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब उसकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा, और फिर सीता हरण हुआ था। तो कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी थी हमने, हो सकता है आपको अच्छी लगे। रावण की बहन चली हो के मगन, तन सुंदर है मन काला, बनी 16 बरस की बाला, बहुत समझाया वो नहीं मानी, पीछे पड़ गई वो दीवानी, नाक कान लक्ष्मण ने काटे, कर दिया गड़बड़ घोटाला, बनी 16 बरस की बाला। अब यहाँ पर नाक और कान साथ साथ दिया है ना, तो अब ये मत सोचना आप कि मैडम नाक कटी थी कान नहीं कटे। कभी कभी तुकबंदी अर्थात राइमिंग जो शब्दावली रहती है उसका मैच करने के लिए इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो नाक यहाँ पर किसका प्रतीक होती है? नाक कट जाना, अर्थात क्या, जब शूर्पणखा की नाक कटी थी तो रावण को क्या लगा था कि उसका मान सम्मान इज्जत सब कुछ उस एक बालक ने, वनवासी बालक ने ये क्या कर दिया। रावण ने बड़ा क्रोधित होकर ये कहा था कि अब मैं देखूंगा, लंकापति रावण की बहन की नाक काटी है उसने, लंकापति रावण के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है उसने, अब मैं जाता हूं उससे प्रतिशोध लेने, है ना। तो अब यहां पर बताइए कि नाक कट जाना का क्या अर्थ होता है? बेइज्जती होना, नाक ना रहना, नाक पर जख्म हो जाना, या नाक पर चोट आना। बेइज्जती, ओके, बहुत सही है ना। तो वहां पर जैसे अभी शूर्पणखा की नाक कटी थी तो रावण को ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई, और ये है सच मुहावरा है कि नाक का मान सम्मान रखना, नाक बचा के रखना, नाक ना कटने देना, है ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉर्ज पंचम की लाट कहां स्थित थी बेटा? राजपथ पर, मध्य पथ पर, उत्तरी पथ पर, या रिंग रोड पर? कहां थी? राजपथ, पक्का? यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही। मूर्तिकार की विवशता का क्या कारण था? मूर्तिकार की विवशता का कारण क्या था? लालच, गरीबी, बीमारी, या आत्म प्रशंसा। उसको क्या लग रहा था कि जो उसकी विवशता थी उसके पीछे, विवशता जाहिर कर रहा था ना कि नहीं अभी भी नहीं मिली, क्षमा चाहता हूं अभी भी नहीं मिली, नाक का नाप नहीं मिला। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे लालच था, गरीबी थी, या बीमारी थी, या आत्म प्रशंसा पाना चाहता था वो, या खुद की चालाकी को दर्शाना चाहता था वो? क्या लगता है आपको? यस, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल लेखक कमलेश्वर जी ने बता दिया था कि वो पैसे से लाचार था, और पैसे से लाचार किस ओर करता है इशारा? गरीबी की तरफ, ठीक है। याद रखिएगा कि बार बार यहां जाना वहां जाना, नाक ढूंढने का, टाला मटोल करना, ये सब उसकी गरीबी के कारण वो कर रहा था। यदि वास्तविक रूप में वो नाक लगाना चाहता तो वहीं कहीं से पत्थरों का प्रति मतलब वो करवा के और आराम से नाक लगा सकता था बनाकर, है ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जॉर्ज पंचम की नाक काटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? जॉर्ज पंचम की जो नाक कटी हुई नाक थी उसको किसने काटा होगा वो तो पता चल गया ना, साथ ही साथ उस नाक को काटने के पीछे कारण क्या होगा? धन का लालच, जॉर्ज पंचम का अपमान करना, भारतीयों के अपमान का बदला लेना, या अंग्रेजों की नाक को पसंद ना करना? क्या लगता है आपको? धन का लालच? नो, ये नहीं है। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है आपको? जॉर्ज पंचम का अपमान करना, भारतीयों के अपमान का बदला लेना, या अंग्रेजों की नाक को पसंद ना करना? क्या लगता है आपको? दो लग रहा है आपको बेटा, जॉर्ज पंचम का अपमान करना, साथ ही साथ भारतीयों के अपमान का बदला लेना। अब इसमें से कौन सा होगा बताइए, देख लेते हैं। यस, अब यदि देखो यहां लिखा है भारतीयों के अपमान का बदला लेना, जब भारतीयों के अपमान का बदला लेंगे तो वो कुछ तो करेंगे, तब जाकर उन्होंने जॉर्ज पंचम का अपमान किया था और उसकी लाट पर से नाक काट दी थी, ठीक है, समझ में आया ना बेटा? रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? पालम, बेंगलुरु, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं? कौन से हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? याद कीजिए,
कि वो आने वाली हैं, यहाँ पर उतरने वाली हैं, स्वागत की तैयारी हो गई थी, जोरों शोरों पर स्वागत की तैयारी हो गई थी। हाँ, थोड़ा सा याद करिए, आपको याद आ जाएगा कि पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। यस। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या है? प्रिंस फिलिप, प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम, या इनमें से कोई नहीं। उन्होंने लिखा था साथ ही साथ कि मैं अपने पति के आने वाली हैं कहाँ? भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर। तो उनके पति का नाम क्या था? रानी के पति का नाम क्या था? प्रिंस फिलिप। ठीक है। इंग्लैंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ द्वितीय, मार्गरेट थैचर, या इनमें से कोई नहीं। यस, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, दूसरी। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पालम हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? लक्षद्वीप, बेंगलुरु, जयपुर या दिल्ली? अब सोचकर बताइए, कहां है पालम हवाई अड्डा? ऑफ कोर्स, दिल्ली के इंडिया गेट पर थी जॉर्ज पंचम की लाट, और उसी मूर्ति पर नहीं थी उसकी नाक। तो आने वाली कहां थी रानी? दिल्ली, और दिल्ली का हो रहा था काया पलट। तो यहां कहीं जब कभी आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप चैप्टर को याद किया करो कि किस जगह की चर्चा हो रही है, कहां कहां था, तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा जहां आप ढूंढ रहे हैं। अखबारों में क्या खबर छपी? नाक पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी है, रानी का आगमन टल गया है, नाक का मसला हल हो गया है, या फिर नाक ज्यादा ऊपर उठ गई है। क्या लिखा था? समाचार पत्र उस दिन चुप थे, छोटी सी खबर के साथ ही लिख दिया गया था कि, बताइए क्या लिखा था बच्चों? नाक का मसला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। चालाकी देखिए, पब्लिक को पता भी नहीं होने दिया, भनक भी नहीं पड़ने दी कि वास्तविक रूप में जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई है। नहीं तो पब्लिक, जो जनता थी, वो भड़क जाती। तो बस छोटी सी उसमें लिख दिया कि नाक का मसला हल हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नाक किसका द्योतक होती है? द्योतक मीन्स परिचायक। प्रतिष्ठा का, गुलामी की मानसिकता का, आजादी की, या फिर स्वतंत्रता की? यस, प्रतिष्ठा। हाँ, ओके, सुनिए, नाक किसका द्योतक होती है? गुलामी की मानसिकता की, प्रतिष्ठा का, या आजादी की, या स्वतंत्रता का? तो यहां पर जो नाक है वो प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। ठीक है, किसका द्योतक होती है बेटा? नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? सबसे पहले जब कहा था ना कि दरवाजे बंद कर दीजिए, तो उस समय उसका सुझाव क्या था? पहली बार का पूछ रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का, या फिर नकली नाक लगाने का, या फिर प्लास्टिक की नाक लगाने का, या फिर अजायब घर में पड़ी मूर्ति की नाक इस पर लगाने का? पहली बार उसने क्या सुझाव दिया था? यस, नेताओं की मूर्ति, जो नेता थे उनकी मूर्तियों से नाक लगाने का, और उसके इस सुझाव को क्या माना गया था? यस, माना गया था। पंचम की लाट से कहां से नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट के सामने वाली लाट से, या लोटस टेम्पल के सामने वाली लाट से? लाट मतलब समझते हैं मूर्ति, ठीक है। अमृतसर की लाट से, या इनमें से कोई नहीं? लाट मीन्स होती है स्टैच्यू या मूर्ति, ठीक है। अब बताइए, जॉर्ज पंचम की लाट से कहां से नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट के सामने वाली थी, या कहीं और थी? लोटस टेम्पल के सामने वाली थी, या अमृतसर के पास से थी, या इनमें से कोई नहीं थी? आप बताएं। इंडिया गेट के पास? क्या बात है, वेरी 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 गुड, आपने बहुत अच्छे से किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? चित्रकार को, नाटककार को, मिस्त्री को या मूर्तिकार को? चित्रकार चित्र बनाते हैं, नाटककार नाट्य मंडली का वो करते हैं, है ना, उसका निर्देशन करते हैं कि ये करना है वो करना है, मिस्त्री घर पर बनाने वाले बढ़ई को, या फिर मूर्तिकार को, जो मूर्तिकार था उसको, किसको जल्दी से तुरंत बुलाने का आदेश दिया कि तुरंत दिल्ली में हाजिर हो? कौन हो? मूर्तिकार। क्या बात है, बहुत सही। रानी किस किस देश के दौरे पर थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या इनमें से सभी? मैं नहीं बताने वाली। रानी कहां कहां जाने वाली थी? कौन कौन से स्थान जाने वाली थी? क्या वो हिंदुस्तान जाने वाली थी? टिक कर दे इसको, ये सही है। या फिर पाकिस्तान जाने वाली थी? करूं क्या इसको? या फिर नेपाल, या फिर इनमें से सभी? हाँ, ओके, तीनों देशों का दौरा करने वाली थी, हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। मींस घ इज राइट आंसर। यस, बहुत सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चले। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? किस प्रकार श्रृंगार किया इमारतों ने, अर्थात जो बिल्डिंग्स थी उनको कैसे सजाया गया था? नाज़मीनों की तरह, नवविवाहितों की तरह, तमाशे वालों की तरह या महिलाओं की तरह? नाज़मीनों की तरह मतलब एकदम दुल्हनों की तरह, ठीक है। लिखा था ना, पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई, ठीक है, इतने अच्छे से श्रृंगार किया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर होनहार था, पैसे से लाचार था, ईमानदार था, दुनियादारी से बेखबर था। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर होनहार था, पर पैसे से लाचार था, पर ईमानदार था, पर दुनियादारी से बेखबर था। क्या था? पैसे से लाचार, पक्का लिखा था क्या? क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई थी? काली, हसीन, जवान या जर्जर? देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई थी? जवान हो गई थी, काली तो रहती हैं। लिखा है पाठ में कि देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा और सड़कें जवान हो गईं, मतलब एकदम उनको नया कर दिया गया था। जिस रास्ते से कौन आने वाली थी? रानी एलिजाबेथ। ठीक है, समझ आया बच्चों? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो जहां कहीं भी आपको पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है या कोई भी कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो बिल्कुल भी मन में संकोच मत करिएगा। मैं बार बार कहूंगी, हमेशा कहूंगी, हर एक वीडियो में आपसे कहूंगी कि आप संकोच मत करिएगा, क्योंकि ये जो स्टेज है आपकी स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, इसमें यदि हमने संकोच किया तो वो आगे चलकर बड़ा सा पर्वत जैसी खड़ी समस्या हो जाएगी हमारे सामने। तो अभी का संकोच बिल्कुल पूछिए, ये मत सोचिएगा कि इतनी सी बात पूछेंगे तो कोई क्या सोचेगा। ठीक उसी तरह से क्लास में भी पूछा करिए आप, है ना। ये मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई तो पूछना है, बिल्कुल पूछना है। एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, जहां जहां जो भी जिस वीडियो में आपको जो समझ में नहीं आया बिल्कुल निसंकोच कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, क्योंकि बेटा हम आपके लिए हैं। ठीक है, ओके। अब आप कह रहे हैं कि मैडम कोई सा या अचानक से हमें किसी चैप्टर का वीडियो देखना हो या फिर सिर्फ हमें एमसीक्यूज ही पढ़ना है, तो वहां पर ढूंढते ढूंढते हमें समय लग जाता है, लेकिन वीडियो पर नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान लगाकर सुनिए। क्या सुनना है आपको कि किस तरह से आप किसी भी वीडियो पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं बिना समय को बर्बाद किए, या बिल्कुल यूं पहुंच सकते हैं आप। बताती हूं, सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल या जिस भी डिवाइस को आप हाथ में रखे हुए हैं, इंटरनेट तो ऑन होगा ही ऑफ कोर्स, तभी आप वीडियो देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन चेक कर लिया करिए। कभी कभी हम इधर उधर ढूंढते हैं कोई चीज़ और वो चीज़ या वस्तु होती है हमारे हाथ में, तो हम बहुत कुछ करते हैं और पता चलता है नहीं है, शायद नेटवर्क नहीं है, और पता चलता है कनेक्शन डेटा ऑफ है। तो सबसे पहले आप डेटा ऑन कर लीजिए। ठीक है,
अपने मोबाइल पर या लैपटॉप जो भी आपके साथ सामने है उसमें आप टाइप कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम है ये, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे टाइप, आपके सामने आ जाएंगे ऑप्शंस, क्या पढ़ना है आपको। हाँ, आप 10th में है तो क्या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी आप अपने विषयों को जानना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं अपने विषयों को, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, या हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी ऑफ कोर्स, हमेशा हिंदी हिंदी है। जैसे नमस्कार में आप ना सुबह, ये नहीं, आप सुबह भी नमस्कार कर सकते हैं, दोपहर में भी नमस्कार कर सकते हैं, शाम को भी नमस्कार कर सकते हैं, और सोने से पहले भी नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार मतलब हिंदी, आप हमेशा सेम ही रहेगी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी को हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। यदि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम वीडियो देखना चाहते हैं और अपने विषयों के, तो वो मिल पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, जिससे भी रिलेटेड, जिससे भी संबंधित आपको वीडियो देखना है, ठीक है। या फिर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स के बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, यस, वो भी देख सकते हैं। या फिर साथ ही साथ यूपी बोर्ड से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, बेटा ऑल इज वन, मतलब सब कुछ है यहां आपके लिए, ठीक है। ओके, क्या करना है आपको, हमें मैडम सबसे पहले सीबीएसई हिंदी मीडियम देखना है। आइए, स्वागत करती हूं आपका। तो यहां पर जैसे ही आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर गए और आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके टीचर्स प्लस आपका जो कोर्स है दिखाई देगा साथ साथ, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप, भौतिक विज्ञान, क्या आपको भौतिक विज्ञान, हाँ बायोलॉजी पढ़ना है, या आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर आपको मैथ्स गणित पढ़ना है, या अंग्रेजी पढ़ना है, या फिर आपको हिंदी पढ़ना है, या फिर आप चाहते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ना। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, पहले पढ़ना क्या है, हाँ देखना पड़ेगा ना, विषय को चूज करना पड़ेगा। टीचर्स भी देख लीजिए, आपके ही टीचर्स हैं। यहां पर आप गए, सबसे पहले जाएंगे आप तो हिंदी पर, हिंदी पर जाएंगे भाई, अब मैं बता रही हूं तो हिंदी पर ही चले जाइए। ओके, जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ साथ बिल्कुल तुरंत आपकी स्क्रीन पर आपकी लाली मैडम और साथ ही साथ हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। क्या पढ़ना है, क्या जानना है, कौन सा वीडियो चाहिए आपको, बताइए, बस आपके सोचने की देर है। और यहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, देखिए आप, हमारी एनसीईआरटी पुस्तक है, बुक्स है ना, जिसमें 2 कोर्स हैं, कोर्स ए और कोर्स बी, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आप किसी पाठ का सार जानना चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास जानना चाहते हैं, या फिर बहुविकल्पीय संबंधी प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं। नो, सबसे पहले आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, ऐसा? ओके बच्चों, आइए क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही, पाठ्यक्रम को क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से दिखाई देंगी आपकी 4 बुक्स, साथ में आपकी एक मैडम। 4 बुक्स आपके लिए नहीं है, ओके, मैं बता देती हूँ, घबराइए मत, ये मत सोचिए कि 4 बुक्स पढ़ेंगे हिंदी में, अरे बाप रे हम कैसे पढ़ पाएंगे। नो, कोर्स ए में 2 बुक्स हैं, जिसमें एक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। कोर्स बी में भी हमारी 2 बुक्स हैं बेटा, एक है स्पर्श, एक है संचयन, ठीक है। तो कोर्स ए और कोर्स बी में जितने भी चैप्टर्स शामिल हैं उनका बहुत अच्छे से वीडियो ये बनाया गया है आपके लिए, ठीक है। इसमें हर एक पाठ की, हर एक कविता की जानकारी दी गई है, साथ ही साथ उनके कवि और उनके लेखकों का भी नाम बताया गया है, और जो भी शीर्षक दिया गया है, जो भी टाइटल दिया गया है, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में कि आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मत कीजिएगा स्किप। नो, स्किप कर लेंगे तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको, आई प्रॉमिस बेटा, ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे वादा करती हूं कि आप यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित, अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब क्यों भाई? यस, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स
लेकर आया है आपके लिए और सिर्फ आपके लिए कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री। यस, कोई चार्ज नहीं देना है आपको, कभी नहीं देना है। नो, बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिए कि मैडम ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद आप हमसे कहें कि थोड़ा सा तो आपको पे करना पड़ेगा। नो, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, नहीं देना होंगे आपको, कोई भी कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा आपको। आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा फ्री में वीडियो देगा, हमेशा देगा। कह दिया तो कह दिया, और हम जो कहते हैं वो करते हैं हमारे बच्चों के लिए। करना क्या है आपको, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ शेयर कीजिए। इतने शेयर कीजिए, इतने शेयर कीजिए कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो पहचानने वाले हैं, आपके जितने भी, जहां कहीं भी आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आई नो हर बच्चे के पास 400-500 कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। तो यदि आप अपने चाहने वालों में, अपने जो भी हैं परिचित हैं, फ्रेंड्स, उसमें सब में शेयर कर देंगे तो वे भी मैग्नेट ब्रेन्स के इन अच्छे वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, आशा करती हूं आप इस तरह से हर एक वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।